हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर उत्तर प्रदेश डीजीपी। पहले भी इस चैनल पे जब वो आए थे तो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था। करीब 1 लाख से ऊपर व्यूज मिले थे जब ये चैनल बस शुरू ही हो रही थी। तो इट विल बी एन ऑनर टू वेलकम डॉक्टर विक्रम सिंह एंड हैव हिज व्यू पॉइंट ऑन एवरीथिंग, जो भी पुलिस से संबंधित, कानून से व्यवस्थित और पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। इस पे एक पूरी अच्छी व्यापक चर्चा अगले 1 घंटे में हम लोग करने जा रहे हैं विक्रम सिंह जी के साथ। तो जैसे मैंने आप सबसे कहा, आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल पुलिस, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे एक इंस्पिरेशन। और सर, मुझे आपसे साझा करते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि ये चैनल के सबसे पहले गेस्ट आप थे, आज से 6 महीने पहले। जी जी एंड इट हैज ग्रोन सिंस देन टू क्लोज टू 60,000 सब्सक्राइबर्स, मेनी वीडियोस वंडरफुल। गेटिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ व्यूज। एंड मेरा हमेशा ये मानना है, मेरे फादर ने बात कही थी, भाई जब इतनी दमदार व्यक्तित्व को तुम ला रहे हो पहले एपिसोड पे, तो इसका भविष्य तो दमदार होना ही था। तो सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू द चैनल सर। गॉड ब्लेस यू करण जी, जितनी भी प्रशंसा कीजिए कम है। आपका चरित्र, आपके रिट लाज ऑन योर फेस और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। आप सात्विक हैं तो सर्वत्र मंगल ही मंगल है। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने इतनी तरक्की मात्र 6 महीने में कर ली। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आज सर जब हम लोग जुड़ रहे हैं तो कल एक बहुत दुखद घटना हुई चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। एंड 11 लोगों की मृत्यु हो जाना उस पे, स्टैम्पीड पे। मेनी आर स्टिल वेरी सीरियसली इंजर्ड, बैटलिंग फॉर देयर लाइफ, सम ऑफ देम। ऐसे में बड़ा इजी हो जाता है पासिंग द बक। कोई कह रहा है ऑर्गेनाइजर्स ने ये किया, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है हमने एंटिसिपेट नहीं किया, पुलिस कह रही है हमें केवल रात रात भर का समय दिया गया, हमें पहले बताया नहीं गया इस बारे में। व्हाट डू यू मेक ऑफ द सिचुएशन? आप क्या कहते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ अकाउंटेबिलिटी? किसकी क्या गलती और क्या एक्चुअली प्रोसीजर होता है टू मैनेज सच अ लार्ज स्केल इवेंट? करण जी, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। जी There's criminal negligence that had a cascading effect and that resulted in an avoidable tragedy. ये त्रासदी बिल्कुल प्रिवेंट हो सकती थी, लेकिन हमने इंतजामात किए इस तरीके के त्रुटियां करके। किसके दबाव में, इसके बारे में हम चर्चा के दौरान इस पे मैं कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ 2 मिनट की तवज्जो चाहूंगा आपसे। जी सबसे पहले जब आपने ये फैसला लिया तो बेंगलुरु पुलिस ने आपको परामर्श दिया सोच समझ करके, अपने अनुभव के आधार पे, कि मत कीजिए, आप संडे को कर लीजिएगा। लेकिन क्या जल्दी थी कि आपने उसको तत्काल कर लिया। बेंगलुरु पुलिस ने यह कहा हमें संसाधन करने में, पूरी व्यवस्था करने में समय लगेगा। मान ली आपकी बात, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने न कोई पूर्वाभ्यास, न कोई रिहर्सल, न कोई तैयारी, और राजनीतिक दबाव में आकर के आपने ये शो किया, जो कि एक फ्लॉप शो ही नहीं, एक त्रासदी में परिवर्तित हो गया। अब पूरे घटनाक्रम की अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो करण जी, आप ये देखेंगे, मोटी बात यह है, आपको क्या जरूरत थी? कहीं आपने देखा है कि उप मुख्यमंत्री जाकर के रिसीव कर रहे हो? क्रिकेट क्रिकेट खिलाड़ी आइकॉनिक है, मैं मानता हूं, लेकिन आइकॉन्स को, हमारे जो खेल के हैं, उनको जाकर के रिसीव उप मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। और आपने अपनी जिद्दन ये चाहा कि शायद हमें कुछ इसमें राजनीतिक लाभ मिल जाए, आपने जी जल आनंद फानन में ये करा लिया। सीटिंग कैपेसिटी चिनप्पा स्टेडियम की 36,000, और आपने क्राउड इनवाइट कर लिया। सुबह 7 बजे से क्राउड आना शुरू हो गया, जबकि शाम के 5 बजे का जलसा था। आपने, आपका सर्वर बैठ गया। आप तो आईटी कैपिटल में, सर्वर बैठ कैसे गया? आपने क्या इंतजाम किए? फिर आपने, लाउड स्पीकर होता है कि भ्रम की स्थिति या अफवाहों को समाप्त करने के लिए, आपने अपने स्तर से ही एक कह दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रथम आवत प्रथम पावत। इसकी क्या जरूरत थी? और उस पे जो भगदड़ मची, वो भयावह दृश्य, भगवान न करे किसी को देखना पड़े, लेकिन मैं आपको वो बताना चाहूंगा। एक बच्चा कुचला जा रहा है, स्टील की आपकी बैरियर से एक बच्ची कुचली जा रही है। उनके चेहरे को देखिए, उनकी आंखों को देखिए, भगवान न करे लेकिन आपकी रातों की नींद चली जाएगी, क्योंकि वो चेहरे आपको हॉन्ट करते रहेंगे। वो बच्चे बिल्कुल दब करके एस्फिक्सिया से उनका रिब केज टूट गया, और उसके बाद ये कह देना कि आपने वो किया जो आप पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट और लाभकारी समझते थे, बल्कि वो नहीं किया जो औचित्यपूर्ण था। अब हम पुलिस की बात कर लें। कोई भी आपके सामने मजबूरी हो, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। ये कहना ही एक बहुत ही अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट होता है। कोई भी चुनौती आती है, फिदायीन हमला होता, तब कह सकते हैं कि हम तैयार नहीं थे। आपके ऊपर अगर किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा विपदा आती है, आप कह सकते हैं ना,
पुलिस एक्ट में इसको कॉवर्डिस कहा गया और बर्खास्त हो सकते हैं अगर कोई पुलिस अधिकारी ये कह दे कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी जैसे बीसीसीसीआई है, उनके साथ जब मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है, चाहे फिल्म शूटिंग हो, तो एक मुआहदा होता है कि हमारी इतनी फोर्स लगेगी, उसका पूरा भुगतान आप करेंगे। उसकी पहले एक लिएजा मीटिंग होती है। लिएजा मीटिंग के साथ साथ आपके वॉलंटियर्स तैयार होते हैं, पब्लिक के वॉलंटियर्स तैयार होते हैं और तमाम चीजों के बाद आपकी ड्यूटीज लगती हैं। उसके बाद एक इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होती है, आंतरिक सुरक्षा योजना, जिसका पूर्वाभ्यास रिहर्सल हर महीने एक बार इसलिए होता है कि ऐसी कभी अगर विपत्ति ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आ जाए तो आपको मालूम है कि प्रत्येक कर्मचारी, कांस्टेबल, राइट अप टू पुलिस कमिश्नर, राइट अप टू पुलिस कमिश्नर कांस्टेबल, उसकी ड्यूटी कहां पर रहेगी, अस्पताल कहां है, फर्स्ट एड की क्या व्यवस्था है, पानी और फायर फाइटिंग की व्यवस्था क्या है, और पूर्वाभ्यास में अगर कोई त्रुटि रह जाती है उसको दोबारा सुधार किया जाता है, दोबारा परामर्श दिया जाता है, मेमोज इशू किए जाते हैं और तब तक किया जाता है जब तक ये बिल्कुल रेपिटेशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट में शुमार ना हो जाए, जिससे कि रिफ्लेक्स एक्शन में आप काम करें, आपको सोचना ना पड़े। आपने करण जी देखा होगा नीचे के कुछ हमारे कर्मचारी बच्चों को लेके गोद में भाग रहे हैं। मैं सलाम करता हूं उन सब कांस्टेबल्स को, उनके जज्बों को। एक बच्ची है जो वो रेस्पिरेशन दे रही है और वो पूरी प्रक्रिया जो है रिसिस्टिकेशन की कर रही है। सलाम करता हूं उस बच्ची के जज्बे को। लेकिन जहां आइसोलेटेड केसेस में बहुत अच्छे काम हुए, ये जो भोड़ा प्रदर्शन हुआ जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। जिम्मेदारी पुलिस कह रही है कि मैं तैयार नहीं था। राजनीतिक मित्र कहते हैं कि ये तो हो ही गया, कुंभ मेले में भी हुआ था। तो कुंभ मेले में ये मालूम पड़े नरसंहार अगर कहीं पर हो गया तो क्या दोबारा नरसंहार आप अपने यहाँ करा देंगे? इसके पहले की इस बेशर्मी के साथ आप दूसरे पे उंगली उठाएं, आप हम इसकी बात कर रहे हैं। और अगर आप गंभीर होते कार्रवाई करने के तो एक होता है प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया, जिसको करण जी कहते हैं कि प्रथम दृष्टया यहाँ के ये अधिकारी इंचार्ज थे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल करते हैं और फिर हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठाते हैं। आपने दावा क्या किया? हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप आसमान से तारे तोड़ के ला करके आप मृतकों के परिवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये आपकी मजबूरी है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी एक अनिवार्यता है, कोई विकल्प नहीं था आपके पास, इसलिए आपने कोई कृपा नहीं की है मृतकों के परिवार के ऊपर। और अल्लू अर्जुन के मैटर में उस महिला को आपने सरकार ने नहीं, अल्लू अर्जुन ने 25 लाख दिए, यहां मृतकों को केवल 10 लाख दिए गए। मैं अपेक्षा करूंगा कम से कम 25 लाख का मुआवजा दें और अगर हो सके तो एक सरकारी नौकरी में दें, क्योंकि पूरी आपकी शिथिलता के कारण बेंगलुरु पुलिस ने मजबूरी में आकर के वो किया जिसको पहले ही उन्होंने कहा था कि बेहतर विकल्प ये होता कि हम संडे को इसको करते हैं। आपने उनकी जो सोची समझी एक बहुत ही प्रोफेशनल एक परामर्श था, एडवाइस थी, उसको न मान करके आपने वो किया जो आप समझते थे कि आपको राजनीतिक लाभ देगा। परिणाम देश के सामने है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश कर दिया है, आप क्या जानते हैं पिछले 10 साल में आप देख लीजिए जितनी इंक्वायरीज ऑर्डर हुई हैं, जिससे वो यही कहते हैं ना कि उसका परिणाम कुछ भी नहीं होता है और अंततो गत्वा आप देखते हैं ड्रॉपिंग द मैटर देयर एंड कॉल इट ऑफ। एंड सर बड़े शर्म की बात है कि हमारा इतना बड़ा देश, कभी हम लोग भाई चौथी अर्थव्यवस्था हो गए आज सबसे बड़ी, और हम लोग एक इवेंट जो कि एक सेलिब्रेशन इवेंट है उसको नहीं मैनेज कर सकते। एंड दिस इज सर अक्रॉस, मतलब आप इसमें मुआवजा तो चलिए देना चाहिए, इंक्वायरीज का जो जो जाने चली गई वो तो वापस आ ही नहीं सकती भाई। वो परिवारों को तो आपने इररिपेरेबल लॉस दे दिया, यंग लाइव्स लॉस्ट। एंड सर एक पैटर्न ये मैंने देखा एंड अक्रॉस गवर्नमेंट्स देखा मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं आपसे ना इस पे थोड़ी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जानना चाहता हूं। क्या हम एज अ सोसाइटी में भी कुछ कमी है जो कि, बिकॉज कई लोग ये बात कहते हैं कि लोग सुनते ही नहीं, हमारे हमारे लोग सिस्टमैटिकली खड़े ही नहीं होते, दे स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स अ प्लेस। जैसे कुंभ में हम लोगों ने कहा था कि सब एक ही जगह से जाना चाह रहे थे वहां पर। हमने हाथरस में देखा था सर, आपको याद होगा पिछले वर्ष की बात है, जब एक बाबा जी थे जिनके यहाँ एक सत्संग था या क्या था, जी जहां हाँ, जी करीब हाँ। 121 जाने चली गई। उसके बाद हमने इस साल शुरू में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने देखा था जहां करीब 14 जाने चली गई, वहां पर भी एक स्टैम्पीड कम कुछ ऐसे ही तरह का एक एपिसोड था। ये कब रुकेगा? मतलब ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू है हमारे देश में, या वील नेवर लर्न कि एक स्टैम्पीड, एक बेसिक इवेंट कैसे मैनेज करना है? आप क्या सोचते हैं सर, किस क्या करना पड़ेगा इसके लिए ताकि ये आगे कम से कम ना हो चीज? वेयर डज इट स्टार्ट, करण वेयर जी, डू वी स्टार्ट फ्रॉम? जी। करण जी आपका प्रश्न बहुत ही वैज्ञानिक है और बड़ा प्रासंगिक है। इसको कहते हैं मॉब मेंटेलिटी, भेड़ चाल, और एक साइकोलॉजिकल ही होता है। दो चार अनुशासित लोग रहते हैं तो इसको कहते हैं कि एक अनुशासित और जो तर्क को सुनेगा।
लेकिन जब एक भावनात्मक रूप से कोई चीज जुड़ाव हो जाती है, तो फिर वो एक तरीके से सम्मोहित हो जाता है, मेस्मराइज हो जाता है। और जैसे पाइड पाइपर ऑफ हैम्लिन की स्थिति थी, वही स्थिति यहाँ सम्मोहन की आप इतने क्राउड को आप देख रहे हैं। इस प्रकार के विपरीत मौसम में भी लोग अगर लाखों की 3 और 4 लाख भीड़ आ गई, ये क्राउड आपको आसानी से आप इसको हमवार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आप कर सकते हैं उतना तो कर लें। और यह पहले भी हुआ है, एक सम्मोहित क्राउड, एक क्राउड जो कि बिल्कुल एक तरीके से बेकरार है दर्शन करने के लिए अपने तथाकथित, अगर कहते क्रिकेट इज रिलीजन, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि वो देवी देवता हैं, लेकिन जो कि एक तरीके समझे कि जिनको वो अपना आराध्य देव मानते हैं, उनके दर्शन, उनको स्पर्श करने में फिर वो कानून नहीं समझते, फिर लाठी पटकारेंगे उसको निष्प्रभावी होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और वैसे भी ये कोई अपराधी नहीं है, इनके ऊपर बल प्रयोग बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। अगर हुआ तो वो पुलिसकर्मियों की मजबूरी हो सकती है। लेकिन जो आपने कहा है, निरंतर प्रयास करके पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे कहे, आप लोग भगदड़ न मचाएं। जैसे आपने देखा होगा कि कुंभ मेले में तमाम प्रयास करने के बाद भी कि आप लोग औरों को मौका दें, जल्द से जल्द स्नान क्षेत्र को खाली करें और अधिक पुण्य के भागीदार बने, तो 99% लोग मान लेते हैं आपके आह्वान को और आपके अनुरोध को। लेकिन 1% वो है जो कि मूर्छा में है, जो कि तंद्रा में है, जो कि मेस्मराइज हो चुके हैं, उनके कान में कोई बात पहुंच नहीं रही, फिर वो वही करेंगे जो वो ठीक समझते हैं। और जो जैसे कुंभ में बताया जाता है कि जो संगम पॉइंट था, जो नोस पॉइंट थी, वहां पर अगर 1% छोड़ दीजिए, संगम नोस पर आप अगर 1% ने नहीं सुना, तो अगर हजारों आदमी नहीं सुन रहे और बैठे हैं, तो स्टैम्पीड के लिए हमने दावत खुद दी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास विकल्प क्या है? सीसीटीवी और एआई एनेबल्ड हम अगर व्यवस्था वहां कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम वहां पहले जाकर के समय से पहले और उम्मीद से ज्यादा हम पहले कार्रवाई प्रोएक्टिव, हम बल प्रयोग के बिल्कुल पक्षधर नहीं ऐसे मौकों पे। हम समझाना, बुझाना और एक तरीके से वो कहते हैं ना कि आप स्नान कर चुके हैं, आप हट जाइए। आप बेहतर अगर दर्शन करना चाहेंगे अपने हीरोज और हीरोइंस का, तो बेहतर होगा कि आप एक वांटेज पॉइंट पे पहुंच जाएं और ऐसे वांटेज पॉइंट बना दिए जाएं जहां पे फोटो शूट्स हो सकता है, सेल्फी पॉइंट्स बना सकते हैं, लोगों का ध्यान डाइग्रेस, डाइवर्ट एंड डिले, डाइवर्स, डाइग्रेस एंड डिले, 3 Ds का ये होता है क्राउड कंट्रोल में। यहाँ तो हमें लगता है कि बेंगलुरु पुलिस को ये तो मौका मिला नहीं, या खुन्नस में आकर के, क्योंकि इस मुझे आप देख लें, उनको ना कोई पेमेंट मिला होगा। और पुलिस कहती जब पेमेंट नहीं, क्योंकि कई फिल्मों की शूटिंग मैंने कराई है, होता क्या है कि ग्लैमर में आकर कहते हैं कि साहब बड़े बड़े हीरो हीरोइन आ गए हैं, तो हम लोग ऐसे जो खूंखार लोग हैं कि आप हीरो हीरोइन होंगे, जब तक आप एडवांस में सारा पैसा जमा नहीं कर देंगे, तब तक अब आपका पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। और गलतफहमी न पालिएगा, आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आ तो गए हैं आप, तो आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं, उनका आपके ऊपर तो लेश मात्र भी विश्वास नहीं है प्रोड्यूसर महोदय। और आपने ऐसा कोई काम भी नहीं किया है कि आपकी विश्वसनीयता जो है आसमान, टू द कॉन्ट्री आपकी विश्वसनीयता बिल्कुल रसातल में है। इसलिए कृपा करके खजाने में सरकार के पैसा जमा कीजिए, जो इनवॉइस रेस किया गया है, पैसा जमा हो, लिएजा मीटिंग कीजिए। आपके कौन कौन अधिकारी हमारे पुलिस अधिकारियों के साथ खड़े होकर के व्यवस्था करेंगे, और हम फिर अपने हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, उसका समावेश करते हुए पब्लिक वॉलंटियर्स, आपके वॉलंटियर्स लगा करके हम करेंगे। वो बड़ी इलेबरेट प्रोसेस होती है, इट टेक्स अबाउट 3 days। तो बेंगलुरु पुलिस ने अगर कहा कि हम संडे को है, तो वो उनका हक अधिकार था। लेकिन अगर कोई चीज थोप दी जाती है, तो पुलिस ये कभी नहीं कह सकती है हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। ये कहना शोभा भी नहीं देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, राजनीतिक मित्रों ने अगर जबरदस्ती शो कराया, पहली जिम्मेदारी उनकी। दूसरी जिम्मेदारी पुलिस की भी है, क्योंकि पुलिस अपना हाथ नहीं धो के अलग हो सकती है करण जी, क्योंकि उसको ये आवश्यकता था कि उसको जो भी हो, फेल प्रूफ, फूल प्रूफ इंतजाम उनके करना, इसी बात की तनख्वाह पुलिस लेती है। आपके जीवन से सर एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हम लोगों ने एक बार पहले भी चर्चा करी थी, और मैं जरा उसको फिर से उस पर चर्चा चाहूंगा कि राजीव गांधी जी एक बार शायद छुट्टी मनाने आए हुए थे। जी। तब वो प्रधानमंत्री थे, और वो चाहते थे कि आसपास पुलिस सिक्योरिटी ना हो। एंड आप, आई थिंक यू वर वन ऑफ देम हु इंसिस्टेड कि भाई मेरा जो फर्ज है मुझे यहाँ पे निभाना है। आई थिंक दैट काइंड ऑफ अपराइट नेचर, जहां पे सामने बोला जाए कि भाई ये करना है तो करना है, फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। आई थिंक वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ स्पाइन टुडे आल्सो इन द पुलिस ऑफिसर्स। एक बार जरा मुझे वो किस्सा जरा हमारे दर्शकों के साथ आप दोबारा साझा करेंगे, तो फिर उससे आई थिंक ये बात आगे निकलेगी किस तरह से आपने असर्ट किया था तब उस टाइम पे। ये बात है जिला नैनीताल में, तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी था वहां का। जी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद
राजीव गांधी जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे और जी उनकी पहली विजिट थी नैनीताल। नैनीताल में वो राजभवन में रुके थे। अगर नैनीताल की टोपोग्राफी से आप परिचित हैं, तो वो एक नई एक रस्ट कलर की जोगा थी, उसको खुद चला रहे थे। माननीय सोनिया गांधी जी उनके बगल में थी। दोनों बच्चे राहुल जी और प्रियंका जी पीछे बैठे थे और एक उनका डोबरमैन कुत्ता उनके साथ था। तो उन्होंने कहा था एक भी वर्दीधारी नहीं लगेगा। तो कहना आपका काम है, लेकिन मुझे क्या करना है, जो ब्लू बुक हमने क्या कहती है, जो सिक्योरिटी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो हमको जो प्रोटोकॉल था मैंने लगा दिया। अब जब पहला सिपाही श्री राजीव गांधी जी ने देखा, उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने पूछा हु इज इन चार्ज, और तेवर उनके थे ही एकदम से, चेहरा बिल्कुल लाल तमतमाया हुआ। और वहां पर पूरी हायरार्की जो स्टेट की होती है, टॉप मोस्ट लेकर के जूनियर मोस्ट तक सब मौजूद थे, और सबने यही कहा यू आर इंचार्ज, तो आप इंचार्ज हैं, आप आगे जाइए। बिगिनिंग फ्रॉम द सीएम डाउन टू द चीफ सेक्रेटरी, टू द डीजीपी, टू द आईजी जोन, टू द डीआईजी, और फिर बात आती है मुझ तक कि आप इंचार्ज हैं, एसएसपी पूरा फंक्शनल हेड तो आप ही हैं। मैं जी बिल्कुल मैं इंचार्ज हूं, और मैं जा करके बात करता हूं। और उन्होंने यही कहा, Mr. Vikram Singh, did I not tell you not a single uniformed constable to be deployed? Yes, sir, you did. And in spite of my clear instruction, you decide to disobey my orders. Okay, yes, sir. You are on the hit list of many tanzeems and the LTTE. We have inputs that there's grave threat to your life and we can't afford to lose another prime minister. So it was my painful duty to disobey your orders and put in position a reinforcement that is fail-proof and foolproof. Well, coming at it, thus I was also very young as you are today. ऑब्वियसली He ऑब्वियसली and कहना he टू द probably प्रधानमंत्री कि भाई जी जी आई हैड टू डिसोबे यू बिकॉज आई हैड टू फॉलो द रूल बुक, है ना? दैट इज अब द उनका बिग कहना था जी if you have decided to disobey my instruction then I have nothing to say. And in a huff he reversed his car on the Thandi Sadak, which is a very narrow road, screeching tires and dust going up, and then he went back to the Raj Bhavan. आप समझ सकते हैं कि लोगों को उसी दिन स्वर्ग और नर्क सब दिखाई पड़ने लगा कि प्रधानमंत्री गुस्सा होके जा रहा है, क्योंकि एसएसपी नैनीताल ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अब जवाब जो दिया वो कानूनी दृष्टिकोण से बिल्कुल औचित्यपूर्ण था, लेकिन प्रधानमंत्री तो नाराज होकर चले गए। लेकिन बाद में फिर जाके डीएम लेट आर के शर्मा ने जाके उनको बताया, फिर वो ही वाज वेरी स्पोर्टिंग पर्सन, बड़े ही खुश मिजाज थे। वो फिर आए, हम लोगों ने क्या कर दिया कि मिनिमम फोर्स, सादे कपड़ों में ज्यादा, और उनको प्रधानमंत्री जी के परिवार को भीमताल ले गए, उनको फिशिंग करवाई, उनको भुट्टे उट्टे खिलवाए, और फिर भाई अच्छे मूड में आए, और सबके सामने उन्होंने कहा, विक्रम सॉरी फॉर फायरिंग यू, यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद सब लोग हमारे हाथ का कहते हैं, ये वो हाथ है जिससे प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना की। हमने कहा जब आज दिन में तारे दिख रहे थे तब तो सब अपनी बराबरी की दूरी बना करके, खैर ये दिस इज अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, उसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं था। अनबिलीवेबल एंड आई थिंक ये बहुत रिक्वायर्ड है सर यहाँ पर, प्रोफेशनलिज्म ऑफ दिस लेवल की द रूल बुक इज अबव एनी सॉर्ट ऑफ कोई भी डायरेक्टिव आए पॉलिटिकल मास्टर से या कुछ भी। अगर ये सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आती है लोगों में, तो ये उनकी भी कमी है कहीं ना कहीं। पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। हाउ डू वी इंप्रूव दिस सिस्टम ताकि आगे ये चीज ना हो? वेरी इजी कहना कि अरे हमारे हाथ बंधे हुए हैं पॉलिटिकल मास्टर से, पॉलिटिकल मास्टर्स का कहना अरे पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल नहीं निभाए, उनके हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, एक दो हेड्स को रोल करेंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे। वी एज सिटीजंस आर रिड्यूस्ड टू फूल्स इन दिस ना। हर बार हम सोचते रहेंगे। मुझे इतना बुरा लगा बेंगलुरु में यहाँ पर ड्रोन्स तक नहीं यूज हुए सर फॉर इंटेलिजेंस इनपुट्स। इसको ड्रोन कैपिटल कहा जा रहा है यहाँ पे ड्रोन्स के जरूरत से हम लोग ये सब करेंगे। अगर हमने ड्रोन से भी हमने देखा होता किस तरह की भीड़ आ रही है यहाँ, वी कुड हैव गैदर्ड इंटेलिजेंस एंड प्लान्ड इट अकॉर्डिंगली। बिल्कुल जीरो एफर्ट, जीरो कोलैबोरेशन यहाँ पर हमें दिखा। ये करण मतलब जी कब तक चलता बिल्कुल रहेगा सही, ये? जी करण जी और एब्सोल्युटली राइट। ड्रोन्स का तो इस्तेमाल हम रूटीन में करते, छोटे मोटे जुलूसों में, ददिकांदों में, दिवाली ईद बकरीद के हम जुलूसों में इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी कांग्रेगेशन होता है। और छोटे से छोटे जिले उत्तर प्रदेश में मऊ और आजमगढ़ ऐसे हमारे सामान्य जनपद भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और जी आपने बिल्कुल सही कहा, बेंगलुरु तो हमारा आईटी कैपिटल है, और यहाँ पर हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते थे। एयर रिकॉन्नेसेंस यूनिट्स थी, हमारे टाइम में थी, हम लोग चॉपर स्टेशन कर लेते थे, डिजिटल कंट्रोल रूम होता था, स्मार्ट कंट्रोल रूम होता था, मिनट मिनट की कि कितने ट्रिब्यूटरी रोड्स हैं और क्राउड की डेंसिटी क्या है, कितनी आएगी। और आज तो एआई एल्गोरिथम्स हैं, आपको सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर अभी इतनी डेंसिटी है
तो 1 घंटे बाद कितनी होगी, 2 घंटे बाद कितनी होगी? जाहिर है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम लोगों ने राजनीतिक मित्रों की बात को लेकर के या तो कालीन के नीचे स्वीप अंडरनीथ द कार्पेट कर दिया या सिविल डिसोबीडियंस, दोनों ही केस में पुलिस के लिए घातक है। आपके ऊपर एक स्थिति थ्रस्ट अपॉन कर दी गई, नाउ यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपके जो डिसएग्रीमेंट है वो बाद में थ्रेश आउट कीजिएगा। ये टाइम नहीं है डिसएग्रीमेंट को लेकर के आप कोई शो डाउन करें या फेस ऑफ करें और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए, ये मौका नहीं है। हमें जाहिर है किसी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न दोनों तरफ से बनाया, प्रेस्टीज इशू बनाया, दोनों ने कोऑपरेट नहीं किया। रिजल्ट किसने भोगा? जो 11 परिवार के अपने एक-एक सदस्य चले गए और जो एक बहुत ही एक दुखद एक घटनाक्रम हो गया। तो करण जी आपने बिल्कुल सही कहा। एक प्रिंसिपल्ड ऑफिसर नेपोलियन ये कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर फोर्स में आधे % लोग ऐसे होते हैं जो इलीगल ऑर्डर्स मानने के लिए हमेशा बेकरार रहते हैं और तैयार रहते हैं। वो इससे पहले कि आदेश मंत्री जी ने दिया नहीं, वो गर्दन पहले हिलाने लगते, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मंत्री को कहना पड़ता है, अरे पहले आदेश तो सुन लो, आदेश सुनने के बाद कहना हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो करण जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इनको मानने की क्या मजबूरी थी, ये चीज देखने वाली बात है और ये नहीं होना चाहिए था। आगे एक प्रिंसिपल स्टैंड, हमारे एसीआर में एक कॉलम होता है, हाउ केपेबल आर यू ऑफ टेकिंग अ प्रिंसिपल स्टैंड। अब आपने देखा होगा प्रिंसिपल स्टैंड लेने, ये एक क्वालिटी मानी जाती है एक सीनियर ऑफिसर की। अगर प्रिंसिपल स्टैंड आप लेते तो आपको सीनियर ऑफिसर होने की जरूरत नहीं है। और उस जमाने मैंने भी देखे करण जी, जब कहते थे, किसी नेता ने कहा नाउ हेड्स विल रोल, तो हमारे ऑफिसर खड़े करके, सर हेड्स विल नॉट रोल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ओनली सिंगल हेड विल रोल, दैट विल बी माइन, ए एंड कॉल। जी लेट डीआईजी हमारे थे, उनका सर हेड्स विल नॉट रोल, ओनली सिंगल हेड विल रोल। तो वो सब डरते वरते नहीं थे, आप कर ले, आपको जो करना कर लीजिए, लेकिन जब तक मैं हूं मेरी पूरी जिम्मेदारी थी और वो कर ले। यहां की तरह नहीं कि पहले आप, उसमें तो पहले आप, और जब तमगा बटेगा सबसे पहले लड्डू बटने में सबसे पहले आगे वही हो जाएंगे। इट इज ऑल्सो सर कि आप इन सेंसिटिविटी का ये सोचिए कि बाहर डेथ्स हो रही हैं एंड अंदर सेलिब्रेशंस कंटिन्यूड, द सीएम, द डेप्टी सीएम देयर कंटिन्यूड सेलिब्रेटिंग विद द प्लेयर्स, और ऐसा नहीं हो सकता कि उन तक ये खबर ना पहुंची हो कि बाहर हाहाकार मच चुकी है। ये भी स्टेटमेंट है सर कि जनता ये भूली जाएगी, जनता इस पे हमें वोट आउट करेगी नहीं। जब तक अगली चुनाव की साइकिल आएगी या कुछ भी आएगी, पीपल्स लाइफ इन इंडिया फॉर देम इज वेरी चीप। उनका मानना है जनता विल नॉट वोट अस आउट फॉर दिस। अगर आज जनता इस चीज के ऊपर उतर आए कि इस पे हेड्स रोल करने चाहिए, इस पे सरकार गिरनी चाहिए, इस पे द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मस्ट रिजाइन, तो इनको वैल्यू भी आएगी। कहीं ना कहीं हम लोग भी तो जिम्मेदार है ना सर इसके। We as हम लोग society, we as people have not valued human life that much. क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? बिल्कुल करण जी, आपकी बात का हम जिम्मेदार हैं फॉर बीइंग सुपाइन, फॉर बीइंग इनसेंसिटिव। वहां तो जो एक इनसेंसिटिविटी की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी, वो तो प्रदर्शन हुआ भोड़ा। बट नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस अस इंडियंस एनी लॉन्गर। इससे भी बड़ी बड़ी बेहूदगियां हम लोगों ने देखी है। ये बेहूदगी तो क्या है कि जितना हो सके नींबू को निचोड़ के रस निकाल लो। मौतें तो होती हैं, मौतें आगे भी होंगी, लेकिन ये जो स्वर्णिम अवसर है कि हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाए, हमारा फोटो ऑप इन विजेताओं के साथ हो जाए। लेकिन कितने 11 लोगों की लाश पे पैर रख करके करण जी ये आगे बढ़े हैं। आप मान के चलिए कि जो आपने किया है इलीगल और इमोरल होने के साथ साथ ये पाप भी है। कम से कम मैं इस उम्र के तकाजे पे हूं जो मैं कह रहा हूं, इलीगल इमोरल ये पाप भी है और इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। और हमारी जनता की बात, जनता को ये याद रखना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ एवरेज एज जो मृतकों की है वो 30 to 35 है। मैं उनको बच्चा ही कहूंगा। इन जो बच्चों के जो मृत्यु, असामयिक मृत्यु, जिनके परिवारों को तबाह कर दिया गया, मैं उम्मीद करता हूं कि जनता बेंगलुरु की, कर्नाटक की इसको भूलेगी नहीं। अब मैं वही क्यों, हमारे ही परिवार के लोग थे। भारत की जनता नहीं भूलेगी इतने असंवेदनशील वातावरण को जिसने पैदा किया। उसके ऊपर कम से कम, मैं नहीं कहता हूं अपमान करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रतिशोध लें, लेकिन मैं कहता कि जब उपकृत करने का समय आए, ये वो आपकी कृपा के पात्र नहीं है जो आपकी कृपा या आशीर्वाद इनके हकदार, तो ये बिल्कुल ही नहीं। मैं केवल यही कह रहा हूं। सर मैं पुलिस का रोल और इन जनरल हाउ पुलिस इज यूज्ड एज अ पॉन इन द पॉलिटिकल मैनूवरिंग, मैं इस पे थोड़ा और चर्चा को खोलूंगा आपसे। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम वेस्ट बंगाल में एक चीज देखते हैं। मुर्शिदाबाद में जो दंगे होते हैं, मुर्शिदाबाद में जो
पुलिस का कंप्लिसिटी बोलता है हाईकोर्ट का पैनल, आपने पढ़ा होगा, हाईकोर्ट पैनल प्रीटी मच सेड दैट द लोकल काउंसलर एंड द पुलिस वाज अ मॉक स्पेक्टेटर, कॉम्प्लिसिट, ऑलमोस्ट कॉम्प्लिसिट इन दिस। एक तरफ मुर्शिदाबाद में होता है, पुलिस कुछ नहीं करती है, और वही पुलिस 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके शर्मिष्ठा नाम की एक लड़की को गिरफ्तार कर लेती है फॉर अ पोस्ट जो कि उसने डिलीट कर दिया, और उसको गिरफ्तारी कर लेती है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब मेरी आपसे चर्चा हो रही है, उसको अभी अभी शर्मिष्ठा को इंटरिम बेल अभी अभी मिल गई है, बट जी। शी वाज पुट इन द जुडिशियल कस्टडी फॉर सो मेनी डेज। आगे यस। भी जा रही थी, ये तो अपील हुई। ये क्या हो गया है सर, पुलिस का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है कि कहीं तो 1000 किलोमीटर दूर जाके गिरफ्तार करो एक पोस्ट के लिए, और कहीं सामने दंगे हो, मारपीट हो, डेसिक्रेशन हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, वहां चुप हो जाओ। हाउ डज दिस स्टॉप? हाउ डू वी गेट द पुलिस टू एक्ट करेक्टली एंड इंडिपेंडेंटली विद द रूल बुक? करण जी, आपने बड़ा मार्मिक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। पश्चिम बंगाल की पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिसों में से एक थी, क्योंकि सबसे पुरानी पुलिस है। अंग्रेजों के जमाने में भी सबसे पहले उसके बड़े अच्छे ट्रेडिशंस हैं, स्वस्थ। दुर्भाग्य से हमने जिस जिस चीज को स्पर्श किया, जब मैं हम कह रहा हूं, हमारे कुछ राजनीतिक मित्रों ने, जो कुछ लोग कहते हैं कि साहब इनके हाथ में वो सलाहियत है कि अगर ये गोबर भी छू दे तो सोना हो जाता है, और कुछ राजनीतिक मित्रों के हाथ में यह सलाहियत है कि अगर सोना भी छू दे तो वो भी गोबर हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा ही हुआ कुछ पुलिस फोर्सेस के साथ। आपने उनको नाकारा निकृष्ट बना दिया है, आपके दोहरे मापदंड, और आप बिल्कुल एक टूल होकर के रह गए हैं अपने राजनीतिक मित्रों के, राजनीतिक दल के, कि आपने वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। शर्मिष्ठा का यही वजह है। एक खदीजा का केस भी है, वो भी अगर आप इसे जोड़ करके देखें तो दोहरे जी मापदंड पुलिस के ही नहीं है, जुडिशरी जी के भी हैं। जेल नहीं, बेल नॉट जेल, जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक बहुत ही महावाक्य है। तो आपने खदीजा के केस में तो महाराष्ट्र में कि आप इसको क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, उसने भी यही किया। उसने तो पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा था, लेकिन उसको जमानत तुरंत मिल गई, कॉलेज में दाखिला हो गया, इम्तिहान, सारी सुख सुविधाएं खदीजा को दे दी। और शर्मिष्ठा जो किया उसने ठीक नहीं किया, लेकिन जो आपका किलर इंस्टिंक्ट और आपका प्रोफेशनलिज्म जागृत हुआ कि पूरी ताकत झोंक दो और एक टैंक लगा दो एक तितली को मारने में, तो मैं वही कहता हूं, वही और डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स कि आप गए 1000 किलोमीटर ऊपर गुड़गांव से ला करके आपने पेश किया, आज उसकी जमानत हो गई या कंडीशनल बेल, वो तो खैर कंडीशनल ही होती है, कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, लेकिन जो दोहरे मापदंड। अब हम आ जाते हैं जो एक बदनुमा धब्बा है पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पे पश्चिम बंगाल के, जस्टिस विक्रम नाथ ने, और जो 2 जज की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में 29 मई को वेकेशन बेंच ने जो फैसला दिया है, एक एक शब्द मैं समझता हूं कि सब जगह मड़वा करके रखने वाला है, कि आप लोग मूक दर्शक बने रहे। एक महिला जिसका आप सामूहिक बलात्कार कर रहे थे, टीएमसी कार्डर्स गए थे, ये 5 टीएमसी कार्डर्स की बेल पे सुनवाई की बात हो रही थी। तो जिस तरीके का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मैं सलाम करता हूं। उन्होंने कहा उस औरत ने अपने ऊपर केरोसिन डाल करके आत्मघात करने की कोशिश की, तब ये टीएमसी के गुंडे भयाक्रांत होकर के भागे, वरना पुलिस मूक दर्शक, काउंसलर के इंस्टिगेशन के ऊपर, और पुलिस तो खैर मूक दर्शक थी, और कहां नहीं थी। आपने तो बात की मुझसे, मैं संदेश खाली की बात कर लूं। मैं इसके अलावा जो सीबीआई ऑफिसर्स के घरों पे जो रेड इन लोगों ने की, जाकर के जबरदस्ती उनको भयाक्रांत करने की कोशिश की, हर जगह मूक दर्शक बने रहे। लेकिन यह शर्मिष्ठा के केस में सारी ताकत जो शासन प्रशासन की होती है, वो एक तरीके से, और देश में एक अलग अजब सा वातावरण है। एक वर्ग की भावना भावना है, और जो बहुसंख्यक है उनकी भावना भावना नहीं है। वो बड़े जल्दी आहत हो जाते हैं, और सनातन के ऊपर जो है अगर कुछ कह दे तो बल्कि दिखाई ये पड़ रहा है करण जी, दैट insulting and humiliating the Sanatan is a badge of honor of secularism. If that be the badge of honor of secularism, that you can humiliate and get away with it, and people seem to be going by swimming with the tide, as it's happened in the case of Khadija, that yes, there are different rules for Khadija and different rules for Sharmishta. आप अली अहमद, हम थोड़ा सा 1 मिनट और लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अली ऑल योर। अली खान मोहम्मद साहब एक बड़े बड़े, दिस इज नॉट एकेडमिक परस्यूट। आप बात कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, और आप लिख रहे हैं कि बात हो रही है पहलगाम की, बात हो रही है कर्नल सोफिया की, बात हो रही है महमूदाबाद, अली खान महमूदाबाद की आप बात कर अली रहे खान हैं? महमूदा, जी हाँ, जी हाँ। जी जी जी, हाँ हाँ। लेकिन उसी ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोजर जस्टिस एंड मॉब लिंचिंग। अरे कश्मीरी पंडित से बड़ी वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर कोई मॉब लिंचिंग हुई हो तो बता दें। नॉट अ वर्ड अबाउट कश्मीरी पंडित्स, बट यू टॉक ऑफ
isolated. Even every mob lynching, every human life is sacred. But you should not have two lenses in your spectacles, one black and one white. It seems that one mob lynching seems to be getting into your brain and memory files. The other mob lynchings are non-issues for you. Kashmiri Pandits do not matter. Hindu lives do not matter for you. तो अली खान महमूदाबाद का जो डबल स्टैंडर्ड था उसके ऊपर भी देखिए द इंटेलेक्चुअल क्लास. अगर किसी ने गलती से ये कह दिया दिस इज नॉट एकेडमिक एक्सेलेंस दैट यू चूज टू इंजेक्ट थिंग्स दैट आर नॉट रेलेवेंट फॉर पहलगाम मैसेकर. पहलगाम मैसेकर की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो इंडिग्नेशन है आप ला रहे हो कहां? बुलडोजर जस्टिस. व्हाट इज बुलडोजर जस्टिस? बुलडोजर जस्टिस जो हो रहा है, अगर हो रहा है अपराधियों के खिलाफ, आपको कोई शिकायत है उसको अपील कीजिए. स्वीपिंग जनरलाइजेशंस एंड वाइल्ड एलिगेशंस will never serve the purpose of any justice anywhere, and this is exactly what they're doing. ट्रू. एंड आपको सर हम लोगों ने बहुत जोर शोर से सुना जब ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब आप काफी हम लोग को टेलीविजन पे भी दिखे. यू वर वेरी पम्प्ड अप एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस वर. आपसे मैं जरा इन शॉर्ट जानना चाहूंगा, बिकॉज ये तो दिस कॉल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, बट फिर भी हाउ डू यू थिंक दिस ऑल पैंड आउट? जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वर यू हैप्पी विद द टाइमिंग जब ये चीज रुकी? एंड एज अ सिटीजन, अब आप जब देखते हैं डेलीगेशंस बाहर जा रही हैं, ट्रंप का जो अनटाइमली ट्वीट आया, हाउ डू यू नो व्हाट इज योर इन्फेरेंस फ्रॉम द एंटायर सिचुएशन? Before I give you my comments, Karanji, I would like to begin with a proviso and with the observation that the entire geopolitical and the arms industry apple cart were unsettled by this conflagration or by this conflict. The fact that the Indian arms and ammunition and make in India, and also the BrahMos and the Russian anti-missile systems, Su-400, they gave a befitting reply to the so-called masters of the sky and masters arms and ammunition like the American products in Pakistan. The timing, there couldn't have been a better timing. The manner in which the surgical operations were carried out with absolute precision, and there was no war hysteria. There was no hysterical outburst. That goes to show the maturity and the depth that our motherland has. And also to the fact that India rose as a resolute notion and gave a befitting reply to a rogue state and a failed state. And after that, जो आपने कहा सरदली, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि मेरी उम्र में भी लोग सीखते हैं. एंड आफ्टर आप देखिए जिस तरीके के सर्वदलीय सभा, आपके सर्वदलीय एमपीज की बैठक हुई, अमित शाह जी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावतनामा भेजा, उनका मैं पहली फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूं, और वो गए. और असदुद्दीन साहब के जो भाषण थे, मैं बड़ा कम सलाम करता हूं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऐसे लोगों तो बिल्कुल ही नहीं करता हूं, लेकिन अब जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया, भारत के बारे में जो कहा, पाकिस्तान के बारे में, मैं ही क्या, हमारे ऐसे लाखों करोड़ लोग आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि भारत धर्म से बटा हुआ नहीं है. भारत एक है और सभी भारतवासी एक है, हिंदू मुसलमान एक. अब ये बात आती है, शशि थरूर साहब की ओरिटी ले लीजिए, लेकिन जब देखा सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन. ट्रंप साहब पहले अपनी खैरियत मना लें, वो अपने जूते के फीते जरा ठीक ठाक बांधने की जब कर लेंगे, तब फिर इंडिया पाकिस्तान की बात करें. वास्तविकता ये है कि इंडिया ने, जब ब्रह्मोस ने, जैसे भी हो, जब उनके न्यूक्लियर के ढक्कन को खोलने की सलाहियत, जब बिल्कुल उनके जैसे कहना जनरल मुनीर ने कि कश्मीर हमारे गर्दन की नस है, तो हमारे मोदी जी ने जब गर्दन की नस के ऊपर खुखरी लगा दी, तब ट्रंप साहब को जो थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि गर्दन की नस कट जाए और लेने के देने पड़ जाए. ये मान के चलिए करण जी, अंकल सैम इज नोबडीज फ्रेंड. It is only like any selfish organization or person, they are their own friends. And if at the cost of their own friendship, they feel their slight discomfort or any adversity in the horizon, they will decimate that opposition or a friend or a foe in no time before you can say Jack Robinson. So Karan ji, America is nobody's friend, as you must have realized, as all of us, the world has realized. The geopolitical constraints, and as also the biggest industry in the world today is the arms race and the arms production. They put Ukraine and Russia, you know for what? So that the arms industry could flourish. They also wanted India to fall into the same. उसी ट्रैप में वो हिंदुस्तान को फंसाना चाहते थे कि एक ऐसा युद्ध हो जाए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोबारा, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान अकेले तो नहीं, फिर आसपास के देश भी हथियार खरीदेंगे, बांग्लादेश भी खरीदेगा, नेपाल भी खरीदेगा, और तमाम देश खरीदेंगे, अफगानिस्तान भी खरीदेगा, टर्की भी खरीदेगा. लेकिन वो हुआ नहीं.
तो इनकी लगी लगाई थाली इनके सामने से हटा लीजिए। मान लीजिए 56 भोग लगाया है आप और समझ रहा कि 56 भोग मेरे लगा है, लेकिन आते आते थाली खसका करके मेरे सामने से हटा के तो आपके सामने लगा दी। तो मैं तो बिल्कुल हत्या के मूड में आ ही जाऊंगा कि सब इंतजाम मेरे लिए हुआ, तो मेरे सामने लगी थाली चली गई करण जी के सामने, तो कातिलाना हमला तो मैं करूंगा ही। और वही ट्रंप जी ने कोशिश यही की कि अब देखें कैसे एक बिगड़ी हुई बाजी को, जैसे चोर कभी पकड़ा जाता है जब, तो चोर जब पकड़ा जाएगा, साहब मैं तो यहाँ आया था चिल्लाने के लिए कि ये देखिए कि ये चोर अंदर घुसे हुए हैं, और मुखबिर पकड़ गया। तो यही हाल ट्रंप का हुआ और अमेरिका का हुआ। इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। India's industry, as you would see, don't judge, say by what I'm saying. If the stocks of the DRDO and the stocks of HAL and the stocks of Kalyani and other armaments are going up and that of Chinese are going down, well, it is for you to draw your conclusions. बिल्कुल निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। चाइनीज अगर आर्मामेंट्स की शेयर्स नीचे जा रहे हैं और भारत के ऊपर जा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता है। सबसे बड़ा इंडिकेटर वही है। बिल्कुल। इसमें तो सर कोई शक ही नहीं कि हम लोगों ने बहुत तगड़े से इनको मारा 20-0। मैं तो हमेशा कहता हूं 11 एयर बेसेस एंड द 9 टेरर साइट्स। बट मुझे एक इस चीज में लगी चीज कि इतनी लंबी पिटाई के बाद द वे थिंग्स एंडेड, मतलब मैं चाह रहा था कि हमारी तरफ से ये चीज आए। उससे पहले ट्रंप केम इन एंड अनाउंस्ड इट। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान इतनी मार खाने के बाद दे डिक्लेयर्ड विक्ट्री, अपना सेलिब्रेट करने लग गए। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं सर जो लंदन में भी हैं, एम्स्टरडेम में भी हैं, वहां पे वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम जीते। बिफोर वी कुड गेट डाउन टू अंडरस्टैंडिंग हमने कितना डैमेज किया है पाकिस्तान को, वहां जो पाकिस्तानी थे वो सड़क पे निकल गए कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हमने इतने हवाई जहाज गिरा दिए हैं, हमने इतने हवाई जहाज गिरा दिए। उधर वो कांग्रेस को कोट कर रहे थे, कांग्रेस में जो कुछ लोग बोल रहे थे कितने हवाई जहाज गिरे, ये हो गया वो हो गया, उसको भी वो कोट करने लग गए। आपको लगता है सर इन द बैटल ऑफ नैरेटिव्स, not the real battle we won fair and square, in the battle of narratives we could have done a little better to establish the fact कि हमने इनको कैसी मार मारी है? बिकॉज कई बार ये होता है जो पहले चिल्ला ले गया वो अपनी बात बता ले गया, और ये तो एक भिखारी मुल्क है जिसको सिर्फ चिल्लाना आता है, डिलीवरेबल जीरो है। यू थिंक वी कुड हैव डन बेटर इन दैट रिगार्ड सर? Very true, Karan. I think we could have done much better. But yes, there are past master of lies. जैसे कहते हैं एक दरोगा जितना झूठ बोल सकता है, वैसा सृष्टि में कोई बोलने वाला नहीं हुआ है। ये भी एक ईश्वर प्रदत्त एक गुण होती है, प्रतिभा होती है। शकुनी का नाम है महाभारत में, झूठ और फरेब का मास्टर शकुनी। तो कहते हैं ना, शकुनी मामा से बड़ा कोई झूठा दुनिया में आज तक न हुआ न होगा। पाकिस्तान की भी यही सलाहियत है। आप यूट्यूब पे जाइए, यहाँ 71 में बांग्लादेश टूट के अलग हो गया और हमारे आपके जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान शराब पी करके आए हैं। शराब से पी के बिल्कुल लगता है 12 पैक पूरी बोतल पी करके, और वो स्पीच सुनने लायक है। वो आपके सवाल का जवाब है। इतने जूते खाने के बाद हथियार बर जमीन 93,000 युद्धबंदी, हमारी फतेह हुई है। स्लरिंग स्पीच, मुंह से लार टपक रही है, मुंह से लाल टपक रही है, बैठा जा नहीं रहा है। और नूरजहां के गजले या नाच देख करके आए थे, और उसके बाद दिल्ली में है, क्योंकि हमको याद है, मुझे होश, मैं तो एमएससी में पढ़ता था उस वक्त, अब मुझे होशो हवास भी था। प्रोग्राम टेलीकास्ट होना था उसके 45 में, क्योंकि लगता था कि जनरल आगा साहब जो है अपना मूड ठीक करने के लिए नूरजहां का या तो गजल सुन करके या कोई ऐसी फूहड़ कोई आइटम देख करके तब आए, और शराब से बिल्कुल बेहाल। लेकिन वो स्पीच आज भी यूट्यूब पे है। आपका सवाल का जवाब, जब तुम इतने बेहया बेशर्म हो, इतने जूते खाने के बाद भी तुम ये करो हमारी फतेह हुई है, पाकिस्तान अविजेय है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हुक्म, क्योंकि ये वो ऐसा मुल्क है जो कभी शिकस्त जानता ही नहीं है। तो जब तब तुम्हारा ये हाल था, तो इनसे तो उम्मीद ही मत कीजिए। और ये आपने बिल्कुल फेल्ड स्टेट, रोग स्टेट। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये इसने बहुत काबिलियत है इसमें, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में झूठों का ये मास्टर है। जैसे शकुनी का कुछ गुण धर्म इनके अंदर भी है। लेकिन भारत को अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने आप को आगे करना होता है। सत्यमेव जयते बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य के साथ साथ अगर दूसरा आपका प्रतिद्वंदी फरेब और झूठ को, फेक न्यूज और डीप फेक न्यूज को इस लेवल तक जाता है कि सत्य को बिल्कुल धूमिल कर देता है, तो उसका दुष्परिणाम होता है कि इसमें हानि क्या है? मनोबल, मोराल, देश का, जनता का मोराल। और विदेश में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, जो देश प्रेमी हैं, वो ये जरूर कहेंगे कि भाई पाकिस्तान इतना कर रहा है, उनकी तो रैलियां निकल रही हैं, उनके मोर्चे निकल रहे हैं, मैं इस पे मोमबत्तियां निकल। आपको, जी 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 सर, CNN, BBC,
इन सब ने ये स्टोरी रन करनी स्टार्ट कर दी बिफोर एनीवन कुड एनालाइज। हमारी डीजीएमओ की मीटिंग भी होती कि पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग विक्ट्री। वो तो नीचे हल्का सा लिखते हैं, एज स्टेटेड बाय पीटीआई, एज स्टेटेड बाय पाकिस्तान टेलीविजन, व्हाटएवर। एंड द वर्स्ट इज, आज की खबर है सर कि यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान हैज बीन मेड द वाइस चेयरमैन ऑफ एंटी टेरर सैंक्शंस कमिटी। सोच सकते हैं आप, मतलब जो खुद टेरर की जननी बनी हुई है, द एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेरर, इज गोइंग टू बी द वाइस प्रेसिडेंट। मतलब दे आर कॉलिंग इट अ मैसिव विक्ट्री फॉर देयर डिप्लोमेसी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट बाइंग। एंड ट्रंप दोनों को ऐसे बात कर रहा है जैसे हाइफनेट करके बात कर रहा है इंडिया पाकिस्तान को। फॉरेन मीडिया जिस तरह से बात कर रहा है, आई थिंक दैट इज वेयर वी नीड टू डू समथिंग, बिकॉज ये मैसेज जाना लाउड एंड क्लियर बहुत जरूरी है। वी कैनॉट बी हाइफनेटेड विद पाकिस्तान, a rude पाकिस्तान, nation। वेरी ट्रू। एंड यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको क्या कहना है सर? मतलब यूनाइटेड नेशंस तो बिल्कुल एक फेल्ड चीज हो गई जब पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन बना दिया उसने इस कमेटी का, एंटी प्लीज टेरर का। अंडरस्टैंड करण, बिल्कुल आप इसको समझ लें। यूनाइटेड नेशंस एक बहुत ही एक ग्लोरियस इंस्टीट्यूशन था जब बना था, शुरू के 5 साल, मैं चलिए 10 साल कह दूं। डैग हैमरशोल्ड ले लीजिए, गुतरस गुतरस जो इनके चेयरमैन थे, और तमाम इतने थे। लेकिन आज की तारीख में इट इज अ फेल्ड एंड अ कॉम्प्रोमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ईटिंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ चाइना। चाइना की फंडिंग अगर एक बार आप देख लें, ये बिल्कुल वही। और चाइना और पाकिस्तान का लिंक आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान इज अ सैटेलाइट एंड अ टेरिटरी, दैट इज टेरिटरी ऑफ चाइना, एक्सटेंशन ऑफ चाइना। Pakistan absolutely is it. Pakistan is a part of China, I would say. And then to understand that whatever happens in union cannot happen without the approval and the tacit connivance of China. Therefore, what is happening is the fact that it echoes the sentiments of China. China ने अभी तक क्या किया? जो भी टेररिज्म को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ये उसकी मोहर लग रही है। तो इसमें अप्रत्याशित क्या है? यूएन की क्रेडिबिलिटी, यूएन की रेपुटेशन, यूएन की कारगुजारी, मैं समझता हूं 25 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। यूएन इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट एंड नोबडी। इजराइल सुनता है यूएन की? इजराइल कहते हैं, जब कभी बात करता है तो वो उनको तुर्की बतुर्की सुना भी देता है, क्योंकि इजराइल इज नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट यूएन सेज। इजराइल ओनली बॉदर्ड अबाउट इजराइलीज एंड इजराइल। तो वक्त आ गया है कि भारत को भी केवल भारत, भारत के हितों की चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाला यूएन और पाकिस्तान के और बड़े जूठन पे पलने वाला पाकिस्तान, इनका कोई न स्टेटस है, न इनका कोई औचित्य है कि हमें हमसे कुछ अपेक्षा करें रहमदिली की या किसी कार्रवाई की। आपसे सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, जब ऑपरेशन सिंदूर के पूरा चल रहा था, व्हेन पाकिस्तान हैड स्टार्टेड फायरिंग ड्रोन्स आफ्टर वी हैड अटैक्ड, थिंग्स कुड हैव स्टॉप राइट देयर। जब हमने 9 टेरर साइट्स पे भावलपुर और मुरीद के पे एयर स्ट्राइक्स कर दी थी, बट पाकिस्तान वांटेड अ डॉग फाइट। वो उसने ड्रोन्स फायर किए, कुछ पेनिट्रेट नहीं कर पाया, एंड रात को सिचुएशन वाज वेरी हीटेड अप। 9-10 तारीख की अगर मैं बात जी करूं, हाँ, जी हाँ। आपके कैसे इमोशंस चल रहे थे? बिकॉज यू आर समवन, यू नो, यू बीन अ पर्सन इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फेसिंग द फायर फ्रॉम द अदर साइड। हाउ वाज योर नाइट दैट टाइम? मतलब वर यू पम्प्ड अप पर्सनली एज अ सिटीजन? क्या चल रहा था आपका? व्हाट वाज योर मेंटल फ्रेमवर्क व्हेन यू वर वाचिंग टेलीविजन? आपका अंदर का क्या जज्बा था उस टाइम पे पूरा? वी वर जी पम्प्ड मेरा अप, आई डोंट अकेले, नो हाउ यू वर फीलिंग। या करण जी, ये मेरा अकेले का जज्बा नहीं जो मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि लगभग 90% भारतवासियों का यही जज्बा था। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे 3 या 4 सिचुएशंस देखी हैं कि रोज-रोज तिल-तिल करके मरने से अच्छा है, या रोज हमारे ऊपर ब्लेड से वार हो, एक बार खुलासा हो जाए और 2-2 हाथ हो ही जाए, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, दोनों रह अब एक साथ नहीं रहेंगे। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं। लेकिन अगर दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, हमें क्या कीमत देनी पड़ती है? हम कीमत देने, हम आधे पेट खा लेंगे, हम आधे पेट रह लेंगे। अगर सरकार कहेगी कि अपने आधे एसेट्स तुम दे दो डिफेंस के लिए, भारत के युद्ध के लिए, मैं आधे नहीं 3/4 या उससे ज्यादा भी देने को तैयार हूं। और यही जज्बा प्रत्येक भारतवासी का है। कम से कम मैं आश्वस्त हूं कि कम से कम 90% भारतवासियों का यही जी जज्बा जी होगा। बिल्कुल। एक बार पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दो और अब मत रुको। जिसको कहते हैं मत चूको चौहान, मत चूको चौहान में तो हम चूक गए थे। आज ये वक्त आ गया है कि जैसे सांप, टू कट द हेड ऑफ द कोबरा। ये फौज में और हमारे कॉम्बैट में ये होता है। सांप को अधमरा न छोड़ा। हमने 71 में अधमरा छोड़ा, हमने उसके पहले अधमरा छोड़ा। कम से कम ये मौका था, अगर हम सांप को मार करके उसका सिर
अलग कर देते, टू कट द हेड ऑफ द कोबरा। ये मेरा जज्बा था, और मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ मेरे जो वेटरन साथी हैं और मेरे परिवार में जो लोग हैं, सबने ये कहा कि एक बार दो दो हाथ हो जाए, क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि ये रोज भयाक्रांत होकर के रहना, रोज बंदर हुड़की देखना, रोज इनकी गुंडागर्दी देखना, तो एक बार तो नसीहत दे ही दो। जैसे होता है गांव का कि एक गली का गुंडा था, वो बहुत रेप करता था, करीब उसका डिप्रेडेशन चला होगा, अभी नेट पे शायद मिल जाए आपको, 9 साल उसने यही किया। एक दिन गांव की औरतों ने इकट्ठा हुई, और जब वो गांव में आया, उसको पकड़ करके, उसके हाथ पैर बांध करके, उसके बॉबिट कांड कर दिया उसके साथ, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी आंख निकाल ली, उसका अंग भंग कर दिया, आजीवन के लिए उसको विकलांग कर दिया। मैं जानता हूं कि क्राइम के हिसाब से देखें तो गलत किया, क्राइम किया, लेकिन रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा कि एक दिन आतताई का अंत कर ही दे, रावण दहन। आपने करण जी इस बार रावण की नाभि में आपका तीर लग चुका था, बस तीर को थोड़ा और मजबूती से अंदर कर देते तो न रहता बांस न बजती बांसुरी। आपकी तभी तो ट्रंप ही जागे, तभी तो उनका हवाई जहाज आया, तभी इजिप्ट से बोरन आने लगा, तभी उनके रेडिएशन मॉनिटर करने वाले बीच क्राफ्ट आने लगे। ये ऐसे थोड़े ही हुआ, उसके पीछे बड़े कारण थे, जियो पॉलिटिकल भी थे, आर्मामेंट्स इंडस्ट्री भी थे, और इकोनॉमिक रीजंस भी थे। ये कोई मोहब्बत की वजह से ट्रंप जी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जी और उनकी मोहब्बत तो बड़ी तामसिक प्रवृत्ति की होती है, वो किसी निस्वार्थ भाव से प्रेम करना नहीं जानते हैं ट्रंप जी। सर, अभी जैसे कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर इज जस्ट टेम्पररीली हॉल्टेड, इट्स नॉट ओवर येट, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही। आने वाले दिनों में अब एक हमें ट्रेलर तो मिल ही गया कि आने वाले दिनों में ड्रोन वॉरफेयर एंड डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं एज सिटीजंस। द पुलिस कुड आल्सो कम इनटू प्ले, बिकॉज काफी चीजें हो सकती हैं टू हैंडल देम। एक मॉक ड्रिल्स भी चली थी जिसमें रिकॉर्ड तोड़ लोग आ गए थे चंडीगढ़ से टू वॉलंटियर आल्सो, कि अगर जरूरत हो वी आर रेडी टू वॉलंटियर एज बैकअप। ट्रू, What ट्रू। should we as citizens and how should the policing in general be equipped for such a situation? Because लड़ाई तो inevitable है मेरे ख्याल से जब तक पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। How should we prepare ourselves for something like this, and how should the police prepare themselves? What do you think is the way forward for that? Your words of advice to them. Karanji, the nation is always at war. Our nation has been at war, and now that war has assumed a very different level. And we all Indians need to be extremely alert and be prepared and imagine ourselves in a worst case scenario where the hostilities are by air, by sea, and by land. In that situation, every Indian is a combatant without uniform, and those in uniform are also combatants but in uniform. Therefore, a resolute nation has to stand together to give a befitting reply to any misadventures by a failed state and by a rogue state. Therefore, the mind has to be programmed. If I don't program my mind will be programmed by the Mombatti gangs, by Aman Ki Asha, by Kabutar Udane Wale, Safed Kabutar Wale. No, those things are now past. We now have to think, जिसका बैरी सुख से सोवे उसके जीवन को धिक्कार, चढ़ो बहादुर गढ़ महोबा पे चाहे जान रहे या जाए। These things were given in an era hundreds of years ago कि जब युद्ध की स्थिति आती है तो सर पे कफन बांध करके तैयार रहो। फिर अब जिंदगी और मृत्यु मैटर नहीं करती, अब मैटर करता है सम्मान, अब मैटर करती है विजय, और युद्ध का एक ही धर्म है विजय। विजय कैसे प्राप्त होगी? हमारा नेतृत्व बड़ा सशक्त है, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वर्स्ट केस सिनेरियो एंड गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे, हम दूसरा गाल दिखा दें। शास्त्रोचित अहिंसा ये है कि हिंसा करने वाले के ऊपर हिंसा करना ही अहिंसा है। पाकिस्तान से ज्यादा हिंसक राष्ट्र न कोई था न कोई होगा, तो उसके ऊपर हिंसा करना ही अहिंसा है। उनको चंदा, हमारे ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो कहते पाकिस्तान के किसानों के लिए पानी रोक दिया, ये उचित नहीं है। बड़ा दर्द हो रहा है पाकिस्तान के किसानों का। पाकिस्तान के किसान जो है कोई अलग हैं, वो भी उसी रोग स्टेट के पार्ट हैं। अगर युद्ध किया है तो सबने युद्ध किया है, उसमें अपवाद और एक्सेप्शंस नहीं हो सकते हैं। नेशन हैज टू बी totally prepared, the industry, the economics, and the people, and more importantly, the morale and the combat spirit of every Indian, that yes, we will fight to the last man and to the last breath. Sir, very encouraging and inspiring words. And I think as a nation, we are very lucky to have you who can guide us, through difficult times. Your words of wisdom, they always help us. मेरा ये मानना है, someone जिन्होंने
लाइन ऑफ फायर में खुद करा है, खुद तपे तपाए हैं, खुद ऐसा चरित्र पाया है, तो उनसे जब हम लोग सुनते हैं तो हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है. प्लीज कीप गाइडिंग अस फॉर मेनी 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 मोर डेकेड्स, आई वुड से. एंड जब भी मैं आपसे मिलता हूं, आई रियली फील दैट यू हैव बिकम यंगर, यू हैव बिकम स्मार्टर. तो दैट ट्रेंड ऑल्सो कंटिन्यूज व्हेन आई सी यू. एंड बहुत जल्द आपसे मैं सर मिलता भी हूं, वैसे भी मिलता हूं, आपसे आशीर्वाद लेता हूं. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. गॉड ब्लेस यू. सच एन एनकरेजिंग, सच बर्स्ट ऑफ पॉजिटिविटी करण जी. भगवान और शक्ति सामर्थ्य दे आपको. जय हिंद, वंदे मातरम.